मुझे इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मार्केट में जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसके बारे में वो पोस्ट बात कर रही थी। वहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जो क्लाइंट है उनको इस बात से चार्ज कर सकते हो कि मैंने आपका एक यूनिक। सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3D आर्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जो इस वीडियो पे आया है कि मेरे को 2D एनिमेशन भी सीखने मिल सकता है तो वो भी बने रहे, क्योंकि ये वीडियो दोनों इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। और इस वीडियो में मैं ये भी चीज़ को डिस्कस करूँगा कि आप 3D इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो चाहे 2D इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, इस वीडियो में दोनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। कल शाम को मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गया था। अब वहाँ पर हुआ क्या, जो वहाँ के जो शॉप के ओनर थे उनसे मेरी बात हुई। बात करते करते हमारी बात 2 घंटे तक चली। अब इस 2 घंटे में हम लोगों ने क्या क्या बातें की, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब वहाँ पर बहुत सारी भैया ने मुझे ज्वेलरी दिखाई, मेरी मम्मी को भी ज्वेलरी दिखाई कि ये देखिए आप इन चीज़ों में से पसंद कर लो, जो भी चीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा है आप इसमें से देखो। ठीक है, तो फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये हैंडमेड है, ये वाला जो डिज़ाइन है ये हम लोगों ने मशीन के थ्रू बनवाया है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर ये चीज़ें मशीन में बनी हुई है तो ये बनी कैसे होगी? कोई इसका डिज़ाइनर होगा, ये 3D में बनी कि इसका हाथ से इसको रफली डिज़ाइन किया, या फिर थॉट प्रोसेस जो भी डिज़ाइन का उस मोमेंट पे आया उसके हिसाब से इसने डिज़ाइन किया। बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चंस अराइज हुए। मैंने उनसे पूछा कि ये बनी कहाँ है, क्या है इसको। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग इसको 3D एक मशीन रहती है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जो डिज़ाइन रहता है उसको हम लोग उस मशीन में देते हैं, फिर वो मशीन इस डिज़ाइन को बना के हम लोगों को दे देती है। ठीक है, मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो इसको बनाता कौन है, जो ये वाला जो डिज़ाइन है इसको बनाता कौन है? फिर उसने बताया कि हमारे बहुत सारे अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ से उनके पास अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं। एक मोमेंट ऐसा आया कि ये चीज़ें आप लोग खुद क्यों नहीं करते, क्योंकि आप लोग हैंडमेड डिज़ाइन तो खुद ही बनाते हो। अब मैंने उनको ये कहा कि आप मशीन वाला भी खुद ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अगर किसी और से बनवाओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, फिर उसका जो मेकिंग कॉस्ट रहेगा वो सारी अलग अलग चीज़ें होंगी। इससे बेटर ये है कि आप एक डिज़ाइनर को हायर कर लो, खुद ही बनाना स्टार्ट करो। फिर हम लोग इस कंक्लूजन पे है कि हमारे पास डिज़ाइनर नहीं है जो ये सारे डिज़ाइंस को बना। हम मशीन तो खरीद के ला सकते हैं, अपने जो हमारा हैंडमेड वाला जो आर्टिस्ट है या फिर डिज़ाइनर है वो इस मशीन को भी ऑपरेट कर लेगा अगर हम उसको सिखा देंगे। लेकिन हमारे पास जो डिज़ाइन जो बना के दे हमको मशीन में जो काम करे वैसा डिज़ाइनर्स हमारे पास नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ राइज हुआ कि जो हमारे 3D इंडस्ट्री में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या फिर डिज़ाइनर्स हैं, मुझे इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हैं, हमारे इतने मॉडल्स टर्बो स्क्वाड, CG ट्रेड और स्केचफैब ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग अपने मॉडल्स को प्लेस कर दिए, लेकिन हमारे मॉडल्स सोल्ड नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? उस मोमेंट पे मैं इनको जवाब क्या दूं वो मेरे को समझ नहीं आता। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं उनसे बोलता हूँ कि आपने जो भी इन प्लेटफॉर्म्स पे मॉडल अपलोड किए हैं क्या आप मुझे उनका लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं? फिर मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जितने भी ऐसे जो अर्न नहीं कर पा रहे हैं अपने मॉडल्स के थ्रू, वो सारे लोग किस टाइप के डिज़ाइंस को बनाते हैं। ध्यान देना, 3D मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। ट्रीज, माउंटेन, साईफाई स्टफ, कार्स, लो पॉली, इन सारी चीज़ों को वो लोग डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर उन चीज़ों को बना के अपने इन प्लेटफॉर्म्स पे रखना चाहिए जिसकी डिमांड इंडस्ट्री में हो, ताकि अगर कोई फिल्म बन रही है साईफाई, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर साईफाई मूवीज़ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में साईफाई मूवीज़ बहुत कम बनती है, अगर बनती भी है तो बहुत अच्छा खासा उनके लिए बजट चाहिए रहता है। ठीक है, साल भर में अगर 100 मूवीज़ आ रही तो उसमें से 5 से 6 ही साईफाई मूवीज़ होगी। ठीक है, अब अगर आप एक $100 का मॉडल बनाए हो तो उसके सेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, बजाय इसके कि अगर आप कुछ एक बिल्डिंग्स का एसेट बना दो, कुछ ट्रेन्स का एसेट बना दो। इसको ये सारी चीज़ें क्या है जो नॉर्मल मूवीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं VFX आर्टिस्ट इनको, और
अलग अलग बहुत सारे अलग अलग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे भी आर्टिस्ट इनको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों के बिकने के ज़्यादा चांसेस है। पर यहाँ पर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में ना आजकल कोई यूट्यूब पे बात कर रहा है, ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहा है। कल शाम को जैसे ही मैं अपने घर आया, मैंने तुरंत एक लिंक्डइन में पोस्ट डाला। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, आप यहाँ से उस पोस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाला तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आए कि आप सही बोल रहे हो, हमको सीखना है ये सारी चीज़ें, हम अपने आप को सेल आउट कैसे करें, मार्केट में स्टैंड आउट कैसे करें। बहुत सारे उसमें कमेंट्स आए, बहुत सारे मुझे डीएम्स भी आए उसके बाद, क्योंकि वो एक अच्छा खासा, क्योंकि वो एक यूँ कह सकते हैं कि मार्केट में जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसके बारे में वो पोस्ट बात कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने और भैया ने जो हम लोग बात करना स्टार्ट किए, फिर कंक्लूजन ये निकला कि उनको 3D आर्टिस्ट चाहिए पर उनको मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि जितने भी 3D आर्टिस्ट हैं मेरे जान पहचान में, या फिर मैं जिनके भी पोर्टफोलियोज को ऑनलाइन देखता हूँ, वो सारे बहुत ही कॉमन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले एक फेमस ब्लेंडर का यूट्यूबर था, उसने बोला कि अगर आपको 3D मॉडल्स बेचने हैं तो आप क्या करो कि जो कॉमन एसेट्स हैं, जैसे आप पेड़ वगैरह बनाते हो, तो उसको बल्क में बना के भेजो। आप एक मॉडल अपने किसी भी 3D प्लेटफॉर्म्स पे रख रहे हो, उसके बजाय कि आप इसका पूरा का पूरा बंडल बना दो, 100 से 200 ट्री का पूरा बंडल बना दो अलग अलग वेरिएशंस पे, और उसको सेल आउट करो कलेक्शन बना के। मेरे को उस टाइम पे ये बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन जैसे ही ये वीडियो उस यूट्यूबर की वायरल हुई, तो जितने भी 3D आर्टिस्ट थे सबने यही चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जिससे ये हुआ कि पहले के टाइम पे कोई आर्टिस्ट था जिसकी ये सारी चीज़ें सेल आउट हो रही थी, जिसने कलेक्शन बनाया था। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे आर्टिस्ट अपना अपना कलेक्शन बना के इसी एक चीज़ के अराउंड चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिए। जिससे हुआ क्या कि जो खरीदने वाला था उसके पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई, उसमें से जिसका बेस्ट होगा वो तो उसी का खरीदेगा। पहले एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग वही चीज़ करने लगे। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भेड़ चाल में मत चलो, थोड़ा अलग, थोड़ा अपना कुछ यूनिक चीज़ बनाओ। पेड़ बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने रॉक्स का कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिल्डिंग्स का कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था। पर आज इस वीडियो में मैं आपको ज्वेलरीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये कुछ ज्वेलरी है। मैं बहुत ही अलग अलग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे गया, जैसे 3D फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, CG ट्रेडर्स का अपना एक फ्रीलांस वाला पोर्टल है। वहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जो क्लाइंट है उनको वो चीज़ चाहिए रहता है। जैसे ज्वेलरी का उनके पास एक 2D में डिज़ाइन रहता है, उसको वो लोग 3D में बनवाना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग एक ज्वेलरी का, एक 3D मॉडल का $50 तक पे करने को तैयार हो जाते हैं उस एक सिंगल डिज़ाइन को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही कम टाइम लेता है डिज़ाइन करने में उसको 3D में। और रेंडर भी आप आसानी से कर ही सकते हो, क्योंकि उसमें आपका जो भी सिस्टम का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम लगता है। तो आप आसानी से इस टाइप की चीज़ों को बना सकते हो, बजाय इसके कि आप पेड़ पौधे, घर, ये सारी चीज़ों को बना रहे हो। इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। पर यहाँ पर मैं एक और तरीके की बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं जिनको अपनी ज्वेलरी खुद ही कस्टमाइज करवानी है। अगर हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके पास जो डिज़ाइन रहते हैं वो हमको दिखाते हैं अपने सारे के सारे डिज़ाइन, और फिर ये बोलते हैं कि ये सारे हमारे पास इतने ही डिज़ाइन है, आप इनमें से पसंद कर लो। पर मैं उन क्लाइंट्स के, उन कस्टमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको अपनी चीज़ें खुद एकदम यूनिक तरीके से डिज़ाइन करवानी होती है। सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपए और मैं एक अच्छा सा ज्वेलरी डिज़ाइन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज्वेलरी शॉप में जाऊँगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, जिसमें मेरा नाम लिखा रहे ऐसे हिमांशु मीरे, इस टाइप का मेरे को एक ज्वेलरी डिज़ाइन करके आप दे दो, ठीक है। वो बोलेंगे कि ये हमारे पास ये डिज़ाइन है, हमारा जो हैंडमेड वाला जो आर्टिस्ट है वो आपका ये इस टाइप का चीज़ को डिज़ाइन करके दे देगा। पर उसमें मेरे को कुछ स्पेसिफिक टाइप का डिटेल्स ऐड करवाना है, जो कि सिर्फ मशीन के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके लिए वो क्या करेंगे, या तो अगर उनके पास आर्टिस्ट होगा तो वो बोल देंगे कि इस टाइप का डिज़ाइन बना दो, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मेरे को मजबूरी में वही चीज़ को खरीदना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो मैं एक 3D आर्टिस्ट को पकड़ूंगा और उसको बोलूँगा कि मेरे को ऐसा वाला एक डिज़ाइन बना के दे दो तुम 3D में, ताकि मैं इस डिज़ाइन को अपने उस ज्वेलरी शॉप वाले को दे दूँ, वो अपनी मशीन में इसका 3D मैश को डाले
और फिर मेरे को ऐसा ही सोना बना के मिल जाए। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इसी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, तो जब मैं ओनर से वहाँ के बात कर रहा था तो ओनर ने मुझे बताया कि ये जो ज्वेलरीज आप देख रहे हो, हर ज्वेलरी का एक अलग अपना सिग्निफिकेंस है। ये वाला है, ये रानी हार है कलकत्ता का। ये वाला जो है ये झुमका है, ये बंगाल का स्पेशलाइज है। बंगाल से हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कराते हैं और कोलकाता से ये वाली चीज़ें हमारी आती है। सोना उनके पास भी है, वो भी अपने घर में बैठ के इन चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर बाहर से करवा रहे हैं। तो आप इस गैप को फिल कर सकते हो एज अ 3D आर्टिस्ट। आप क्या करो कि जो वहाँ पर जो डिज़ाइन मार्केट में जो अब इस इंडस्ट्री में क्या है कि एक पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है ना वो बहुत चल जाता है। सपोज करो अगर कोई एक डिज़ाइन है जिसको अगर एक शादी में एक दुल्हन ने एक अच्छा सा हार पहना है सोने का, ठीक है, अब बहुत सारी फीमेल्स उस हार को देखेगी, उनको वो पसंद आएगा, फिर वो ज्वेलरी वाले के पास जाएगी कि हमको इसी टाइप का हार चाहिए अपने लिए। तो क्या करेंगे, अब जो ज्वेलरी वाला है उसके पास कुछ सिलेक्टेड डिज़ाइन ही होंगे, तो उसके अराउंड चीज़ों को बना के दे देगा, पर उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। पर अगर आप 3D आर्टिस्ट हो तो आप उन फीमेल्स को अप्रोच करके उनसे बात कर सकते हो कि आपको ऐसा वाला डिज़ाइन चाहिए, मैं इससे बेहतर आपके हिसाब से बना के दे दूंगा। फिर आप उसको डिज़ाइन बनवा लो किसी 2D आर्टिस्ट से, फिर उसको आप खुद फोटो क्लिक करके 3D में इंपोर्ट करके आराम से उसको 3D में बना लो और फिर उसको ज्वेलरी वाले को दे दो। अब इससे आप उस फीमेल से भी चार्ज कर सकते हो और आप उस ज्वेलरी वाले से भी चार्ज कर सकते हो एज अ कमीशन कि ये देखो मैंने आपके लिए ये वाला क्लाइंट लेके आया, और आप उस फीमेल से इस बात से चार्ज कर सकते हो कि मैंने आपका एक यूनिक कस्टम डिज़ाइन आपको बना के दिया। तो इससे आपका दोनों तरफ से फ़ायदा है। अब एक और तरीका यहाँ पर मैं अर्निंग का वो बता देता हूँ कि जो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे ज्वेलरीज के पेज होते हैं जिसमें 2D आर्टिस्ट जो हैं जो ड्राइंग करते हैं वो ज्वेलरीज के कुछ कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो और उनको बोल सकती हो कि ये देखो मैं 3D का काम करता हूँ, ऐसा ऐसा चीज़ें मैं बनाता हूँ, हम दोनों साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। आपके जो डिज़ाइंस हैं 2D जो आप पेपर में बनाते हो उसको मैं 3D में बना दूंगा। आप इसको अपने इंस्टाग्राम में अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करो, मैं इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करता हूँ। अगर मेरे को कोई एक यूनिक क्लाइंट मिलता है जिसको अपनी चीज़ों को 3D में बनवाना है तो मैं उसको आपको रेफ़र कर दूंगा और आप उसको डिज़ाइन बना के मुझे रेफ़र कर दो। इससे क्या है, हम दोनों का फ़ायदा है और हम दोनों यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कुछ ऐसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे हैं जहाँ पर केवल एक स्पेसिफिक चीज़ ही हमारे क्लाइंट को चाहिए और इस स्पेसिफिक चीज़ को ही हमको डिज़ाइन करके देना है। पर जब हम लोकली इन चीज़ों को करते हैं तब हम अपना पर्सनल ब्रांड, पर्सनल वैल्यू बिल्ड करते हैं। और फिर अगर आप किसी एक क्लाइंट के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करते हो तो वो अपने फ्रेंड सर्कल पे जाएंगे और बताएंगे कि ये जो आर्टिस्ट है इसने मेरी चीज़ों को ऐसे मेरा कस्टमाइज चीज़ को डिज़ाइन करके दिया है, जिससे आपका एक अलग ही नेटवर्क क्रिएट होता है और उसके बाद आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होती कभी, ठीक है। पर सिंपल सा मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं, तो जाओ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ये मेरा इंस्टाग्राम है जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर जो भी आपको डाउट है, चीज़ों को पूछना है, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।